देश भर में मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई, गुजरात में भारी बारिश हुई, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हुई, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हुई, उत्तराखंड में भारी बारिश हुई। कई राज्यों में आसमान से आफत बरसी। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हुई तो शहरों की रफ्तार रोक दी। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में कुछ जिलों में तो बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रायगढ़ में एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक प्लांट में बाढ़ का पानी घुस गया, हाहाकार मच गया। सैकड़ों सिलेंडर पानी में बह गए, बहते हुए नदी में चले गए। सिलेंडरों की लूट मच गई। फिर रायगढ़ जिले के खालापुर में कई घंटों तक लगातार बारिश हुई, बेहिसाब बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी एचपीसीएल के प्लांट में घुस गया। 1200 से ज्यादा सिलेंडर वहां रखे हुए थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उन सभी सिलेंडरों को बहाकर अपने साथ ले गया। भारी भरकम सिलेंडर कागज की नाव की तरह बहते दिखे। इतना अचानक हुआ ये, मौजूद कर्मचारी जो थे वहां पर, उनको संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिलेंडरों को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सिलेंडर खिलौनों की तरह बहते चले गए, काफी दूर तक चले गए। हद तो तब हो गई जब लोगों ने उन सिलेंडरों को लूटना शुरू कर दिया। फिर हाथों में 2-2 सिलेंडर लेकर लोग जाते दिखे। नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, उस पर चढ़ गए और नदी में बह रहे सिलेंडरों को लूटने लग गए। पानी की रफ्तार तेज थी, उसके बाद भी लोग पीछे नहीं हटे। नदी में हाथ डालकर सिलेंडरों को उन्होंने पकड़ा। दूर दूर तक सिलेंडर बहते दिखाई दिए। नदी के एक किनारे पर तो सिलेंडरों का ढेर लग गया। सैकड़ों सिलेंडर एक साथ वहां पड़े नजर आए। उन्हें देखने के लिए नदी के ऊपर बने पुल पर भीड़ लग गई। लोग गाड़ियां रोक रोक कर सिलेंडरों को देखने लग गए, वीडियो बनाने लग गए। राहत की बात यह रही कि सभी सिलेंडर खाली थे। गैस भरने के लिए उन सिलेंडरों को प्लांट पर लाया गया था। तो आशंका है कि अगर उन सिलेंडरों में गैस भरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सिलेंडरों से गैस लीक हो सकती थी। इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक स्कूटर सवार उफनती नदी में फंस गए। बीन नाम की नदी को पार कर रहे थे। बरसाती नदी है ये। बारिश के मौसम में ही इसमें पानी रहता है, फिर धीरे धीरे नदी सूख जाती है। लेकिन भारी बारिश हुई तो नदी में पानी भर गया और स्कूटर सवार उसे पार कर रहे थे, तभी नदी में उफान आ गया। पानी की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि वो पार करते वक्त बीच रास्ते में ही फंस गए। उनका स्कूटर बेहद खतरनाक जगह पर जाकर रुक गया और पानी में फंस जाने की वजह से फिर बंद हो गया। इसके बाद वो न तो आगे जा सकते थे, न पीछे आ सकते थे। लेकिन खतरा यह था कि वो ज्यादा देर तक उस जगह पर रुक भी नहीं सकते थे। पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, बहाव तेज था, उन्हें किसी भी वक्त अपने साथ बहाकर ले जा सकता था। वो एक गड्ढे के किनारे फंसे थे। चारों तरफ पानी सैलाब की तरह बहने लग गया। स्कूटर सवार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी आसपास के कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ गई। वो अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में उतरे। पहले अलग अलग आए, लेकिन तेज बहाव देखा तो सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे स्कूटर के नजदीक पहुंचे। वहां जाकर फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उन्हें सहारा देकर किनारे ले जाने लग गए। हालांकि खतरा तब भी टला नहीं था। लोगों ने हिम्मत दिखाई, साथ मिलकर सबने स्कूटर सवार की फिर जान बचा ली। और उत्तराखंड में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। उसने कोहराम मचा दिया, लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। टिहरी गढ़वाल जिले में बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। उसके साथ एक मकान भी भर भरा कर ढह गया, ध्वस्त हो गया, मिट्टी में मिल गया। वो जो मकान गिरा उसे पहले ही खाली करवा लिया गया था। सभी लोगों को वहां से सुरक्षित हटा लिया गया था। लेकिन जिस किसी ने भी उस मकान को मलबे के ढेर में बदलते हुए देखा, वो सहम गया, क्योंकि चंद सेकंड के अंदर मकान टूट कर बिखर गया। परखचे उड़ गए उसके, एक भी हिस्सा सलामत नहीं बचा। उसके आसपास कुछ झोपड़ियां भी बनी हुई थी। वहां कुछ लोग खड़े थे जो मकान को ध्वस्त होते हुए देख चिल्लाने लगे। मकान के गिरने के बाद आसपास के कुछ मकानों पर भी ढहने का खतरा मंडराने लग गया। खबर है आसपास के मकानों को प्रशासन ने फिर एहतियातन खाली करवा लिया। इधर जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश हुई, जमीन खिसकी तो वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई।
जम्मू कश्मीर के कटरा में हुई तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से दिशा निर्देशों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी। रामनगर इलाके में बाढ़ के साथ पहाड़ खिसकने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वहां पहाड़ से मिट्टी के साथ पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगे और सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई नालों में उफान आ गया। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले पार करने के लिए मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने मनाली के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 15 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई और लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारिश के पानी में डूबने से 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। सर्वोदय नगर इलाके में वो बच्ची अपने घर के बाहर गली में पहुंची और वहां बारिश के पानी में डूब गई। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी कई घंटों तक बारिश हुई। सड़कों पर चारों तरफ पानी भर गया। पानी भर जाने से जगह जगह लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए। लोग परेशान होते रहे। कुछ जगहों पर तो बारिश के दौरान सड़क ही धंस गई। जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढे में गाड़ियां गिर गईं। प्रशासन की टीम ने फिर उन्होंने निकाला। सड़कों पर पानी भर जाने से बड़ी बड़ी गाड़ियां तो किसी तरह निकल गईं, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वालों का बुरा हाल हो गया। स्कूटर चलाने वालों का बुरा हाल हो गया। कई गाड़ियां तो बीच रास्ते में ही चलते चलते बंद हो गईं। इस बीच गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में बारिश की वजह से एक जगह सड़क अचानक धंस गई। एक कार खड़ी थी, स्कूटर खड़ा था, दोनों गहरे गड्ढे में समा गए। उसके नजदीक ही एक इमारत बन रही थी, उसी जगह पर दोनों गाड़ियां गिर गईं। गड्ढा इतना गहरा हो गया कि लोग देखकर डर गए। ऊपर से बारिश का पानी लगातार गड्ढे में गिरता रहा। वो कार जिनकी थी वो भागते हुए पहुंचे, अपनी गाड़ी की हालत देखकर खौफ से भर गए। बताया कि जिस वक्त घटना हुई वो उसी समय कार से कहीं जाने वाले थे, लेकिन उन्हें थोड़ी देर हो गई तो उनकी जान बच गई। जब मैं जिम जाने के लिए जब मैं घर से नीचे उतरा तो मैं देखा कि गाड़ी हमारी आधी जो है अंदर जा चुकी है। अच्छा, अगर मैं 10 मिनट पहले आ गए होते तो हो सकता है कि मैं भी साथ में अंदर चला जाता। गड्ढे में गाड़ियां गिरी थी। प्रशासन की टीम ने फिर क्रेन से उन्हें निकलवाया। वहां की सड़क फिर बंद करवा दी ताकि कोई इस गड्ढे में न गिर जाए, उसके पास न जाए। इसी तरह गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां की एक सड़क पर इतना पानी भर गया कि बसों के पहिए तक डूब गए। एक मोटरसाइकिल की तो सिर्फ सीट ही नजर आ रही थी, बाकी का हिस्सा पानी में डूब गया। ऐसा डूबा कि बाइक बंद हो गई। उस पर सवार व्यक्ति उसे धक्का देते हुए नजर आए। एक स्कूटर भी उसी पानी में फंस गया, उसे भी धक्का देना पड़ा। दूसरी गाड़ियों का भी यही हाल हुआ। उनकी रफ्तार पर या तो ब्रेक लग गया या फिर वो पानी में डूबने से खराब हो गई। कई जगहों पर जैम लग गया। इस वजह से दिन भर लोग इस स्थिति का सामना करते रहे। सड़कें जो है लबालब यहां पर हो चुकी हैं। दूर तक आपको बाइक सवार भी आते हुए दिखेंगे। सब जगह यहां पर पानी की वजह से बुरा हाल है। कुछ जगह पेड़ गिर गए, फिर पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गई। और गाजियाबाद की तरह दिल्ली एनसीआर के कई और इलाकों में भी बारिश के बाद पानी भर गया। कुछ इलाके तालाब में तब्दील हो गए। कई जगहों पर पेड़ गिर गए। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। नाले लबालब हो गए, सड़कों पर पानी भर गया, कई इलाकों में जैम लग गए। कई लोग घंटों तक फंसे रहे। दिल्ली के रणजीत नगर इलाके में भीषण बारिश हुई तो एक भारी भरकम पेड़ एक कार पर गिर गया। कार उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। पेड़ का हिस्सा कार के अंदर घुस गया, आगे वाली सीट पर अटक गया। कार का शीशा चकनाचूर हो गया, उसके ऊपर का हिस्सा पिचक गया। गनीमत यह रही हादसे के दौरान कार के अंदर कोई नहीं था। पास के मकान को भी नुकसान पहुंचा। पेड़ के ऊपर का हिस्सा उसकी बालकनी में गिर गया। बालकनी की रेलिंग लोहे की थी, वो भी टूट गई, मुड़ गई। आसपास जितने भी बिजली के तार थे वो भी टूट गए, पेड़ के नीचे दब गए। वहां रहने वालों ने बताया उन्होंने नगर निगम से कई बार शिकायत की थी, पेड़ हटाने की अपील की थी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। कोई सुनवाई नहीं है। पेड़ एज इट इज जैसा था वो कहते हैं कि ये प्राइवेट पेड़ है, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करो। एक आम आदमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा? उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है कहाँ पे कैसे क्या करेगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके की भी हालत खराब हो गई। सड़कें कीचड़ से पट गईं, जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। रोहिणी में भी यही हाल रहा। वहां एक अंडरपास में पानी भर जाने से लोग परेशान हो गए। लगातार बारिश हो रही थी
अंडरपास लबालब हो गया, उसके ऊपर से भी पानी टपकता नजर आया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी सैलाब आ गया, कई किलोमीटर तक पानी का कब्जा दिखाई दिया, जैम लग गया, गाड़ियां रेंगती रहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आईं। कई गाड़ियां वहां फंस गईं, मोटरसाइकिलें वहां फंस गईं, बड़े बड़े ट्रक फंस गए, एम्बुलेंस फंस गई। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में भी एक बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। एक अस्पताल के बाहर हादसा हुआ, पेड़ जड़ समेत उखड़ गया, लोग खौफ से भर गए। इस रोड पे नाना करते 2-3 और पेड़ गिरे हुए हैं और यहाँ आज एक कमर्शियल गाड़ी भी इसके नीचे में आई है चपट में। और आज भी आप शुक्र मनाओ कि गाड़ियां और बच गई, नहीं तो यहाँ बहुत गाड़ियां खड़ी होती हैं। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बोटैनिकल गार्डन इलाके में पानी भर गया, सेक्टर 6 इलाके में पानी भर गया, सेक्टर 33 इलाके में पानी भर गया, सेक्टर 32 इलाके में पानी भर गया। सेक्टर 6 में सड़क किनारे खड़ा पेड़ अचानक टूट गया, वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी, वो उसकी चपेट में आ गई। सेक्टर 32 में तो लोगों के घुटनों तक पानी भरा नजर आया, गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए, पैदल चलने वालों की मुसीबतें बढ़ गईं। गंदे पानी से गुजरने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। नाले दिखाई देने बंद हो गए, गड्ढे दिखाई देने बंद हो गए। इस बीच एक मोटरसाइकिल सड़क पर फंस गई, थोड़ी देर बाद एक स्कूटर भी वहां फंस गया। दूसरी तरफ एक महिला भी स्कूटर पकड़कर खड़ी रही, उनका भी स्कूटर फंस गया, उसके भी पहिए गड्ढे में अटक गए। वहां से गुजरने वालों ने वहां अथॉरिटी के खिलाफ नाराजगी जताई। इसकी कोई मैनेजमेंट है, कोई बात है, ये क्या कर रहा है मैनेजमेंट, म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे। अब हमें ऑफिस जाना है, किसी को मार्केट जाना है, किसी को सामान लेने जाना है, वो कैसे जाएगा इधर से। अब ये तो हम क्या ही कर सकते थे, जनता तो परेशानी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। बारिश लगातार हो रही है, सरकारी दफ्तर भी जलमग्न हो गए। सेक्टर 33 नोएडा में परिवहन विभाग का दफ्तर है, कई फीट वहीं पानी जम गया। कर्मचारी गंदे पानी में घूमते हुए नजर आए, सारे कमरों में पानी ही पानी भर गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई। हाल यह हो गया कि कर्मचारियों को खुद पानी निकालना पड़ा, अधिकारी भी पानी निकालने में जुट गए। उधर मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड का भी अलर्ट जारी किया गया। सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और सावधान रहने की अपील की। गुजरात के द्वारका में सामान ढोने वाला एक जहाज खराब मौसम की वजह से बीच समंदर में डूब गया। जहाज द्वारका के सलाया बंदरगाह से ओमान जा रहा था। इस बीच उसके दोनों इंजन खराब हो गए। हादसे में जहाज पर सवार 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में सहकारी समिति के परिसर में खुले में रखा करीब 7,000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो गया। सहकारी समिति के गोदाम भरे होने की वजह से गेहूं खुले में रखा गया था, लेकिन बारिश से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसको लेकर किसानों ने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उधर झारखंड की राजधानी रांची में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 कार सवार लड़कों ने मामूली बात को लेकर एक दूसरी कार पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, कार के शीशे तोड़ दिए। जिस कार पर लड़कों ने हमला किया उसमें 3 लड़कियां थीं, उनके साथ एक ड्राइवर भी थे। हमले से सभी लोग दहशत में भर गए। लड़कियों ने आरोप लगाया उन लड़कों ने उनका पीछा किया, रास्ता रोका और फिर उनकी कार पर धावा बोल दिया। रांची में दशम फॉल्स इलाका है, घटना वहां हुई 2 दिन पहले। लड़कियों के मुताबिक वो जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उनकी कार उन लड़कों की कार से टकरा गई थी। टक्कर हुई तो दोनों लड़के भड़क गए थे। लड़कियों ने आरोप लगाया उन लड़कों ने उनसे बदसलूकी शुरू कर दी थी और पीछा करना शुरू कर दिया था। कार को ओवरटेक करके रास्ता रोकने की कोशिश की। आगे जाकर उन लड़कों ने उनकी कार को फिर रोक दिया और कार जैसे ही रुकी दोनों लड़के दौड़ते हुए उनकी कार के पास पहुंचे। गुस्से में भड़के हुए थे, आग बबूला थे। उन्हें देखकर कार में बैठी लड़कियां बुरी तरह डर गईं। डर के मारे चिल्लाने लगी, रोने लगी, गुहार लगाने लगी। लड़कों से अपील की कि वो उन्हें जाने दें, उन्हें छोड़ दें, लेकिन वो लड़के नहीं माने। उन्हें कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे।
कार पर हमला हुआ तो ड्राइवर ने वहां से गाड़ी भगा दी, डर के मारे वहां से कार दौड़ा दी ताकि उन लड़कों से उनका पीछा छूटे। वो किसी भी तरह उनसे बचना चाहते थे। बचने के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन ढूंढने लगे। तभी कार के ड्राइवर ने बताया कि पास में ही एक आर्मी कैंप है। लड़कियों ने ड्राइवर से कहा कि उन्हें तुरंत आर्मी कैंप पहुंचा दें। यहाँ पे आर्मी कैंप। हाँ हाँ हाँ। लगाइए लगाइए। कहाँ आर्मी कैंप है? उन्हें लगा था कार सवार दोनों लड़के वहां से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो दोनों लड़के एक बार फिर उनके सामने आ गए थे। आते ही उन लड़कों ने एक बार फिर उनकी कार पर हमला कर दिया। अंदर लड़कियां बैठी जो थी घबरा गईं, चीखने लग गईं, जोर जोर से चिल्लाने लग गईं। ये भगवान आगे से आगे, भगवान क्यों कर रहे हो यार? लड़कियां बुरी तरह रोती रहीं, दोनों लड़कों को समझाने की कोशिश करती रहीं कि ऐसा ना करें, उन्हें जाने दें, लेकिन लड़के नहीं माने। लड़कियों के रोने और चिल्लाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन पर जैसे भूत सवार था। कुछ देर तक बीच हाईवे पर यह हंगामा होता रहा। दोनों लड़के कार का दरवाजा खोलने में जुटे रहे। कार के ड्राइवर उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे थे, समझाते रहे कि अंदर लड़कियां हैं, बुरी तरह डर गई हैं, उन्हें वहां से जाने दें, तोड़फोड़ ना करें। लेकिन उन लड़कों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लगा जैसे वो दोनों कार का दरवाजा ही उखाड़ देंगे। लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने कार पर हमला कर दिया। पत्थर मारकर कार का शीशा तोड़ दिया। कार पर हमला हुआ तो अंदर बैठी लड़कियां फिर दहशत से भर गईं, रोने लग गईं, बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गईं, लोगों से मदद मांगने लग गईं। हाईवे पर हंगामा होता रहा। आसपास रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर लड़कियां उनसे मदद मांगने लगीं, बचाने के लिए उनसे गुहार लगाने लगी। भैया पीछे लगाइए भैया, भगवान बचाइए हम लोग को, बचाइए हम लोग को, बचाओ प्लीज, बचाओ 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 भैया, बचाओ हम लोग को। लड़कियों को लगा था लोग उनकी मदद करेंगे, उन्हें बचाएंगे, आरोपी लड़कों को पकड़ेंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। दूर से लोग सिर्फ देखते रहे। लड़कियां बार बार उनसे मदद की भीख मांगती रहीं। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर वहां लोगों की भीड़ जुट गई थी। तब जाकर आरोपी लड़के वहां से भाग निकले। तब लड़कियों की जान में जान आई थी। इसके बाद लड़कियां वहां मौजूद लोगों पर भड़क गईं। उन्होंने आरोप लगाया मदद मांगने के बाद भी उन्हें किसी ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। बचाए क्यों नहीं भैया आप लोग? बचाए क्यों नहीं? हम लोग क्यों नहीं बचाए आप लोग? भैया देखिए हम लोग कब से परेशान हैं। आप लोग कब से फॉलो कर रहे हैं? पुलिस तक को कॉल किए, देखिए कुछ नहीं किया। हम लोग पत्थर में ऐसा किया। फिर पुलिस को जानकारी दी। कुछ मिनटों के बाद वहां पुलिस भी आ गई। सबूत के तौर पर लड़कियों ने पुलिस अधिकारियों को घटना के फिर वीडियो भी दे दिए। उधर महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी तेज कर दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की। ये कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए अवैध निर्माण पर नाराजगी जताते हुए साकेत, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर का सर्वे कराने के निर्देश दिए और इसके लिए एमसीडी अधिकारियों के साथ आईआईटी दिल्ली के 2 सीनियर प्रोफेसरों और 2 ड्राफ्टमैन की एक टीम बनाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन और लखनऊ नगर निगम के कमिश्नर को भी तलब किया।
राम मंदिर को दान की गई 200 किलो चांदी को लेकर उठ रहे सवालों पर राम मंदिर ट्रस्ट ने जवाब दिया। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि दान की गई चांदी बैंक के लॉकर में सुरक्षित है। ट्रस्ट के मुताबिक सिंधी समाज के लोगों की तरफ से दान में दी गई चांदी को 20-20 किलो की चांदी की ईंटों में ढाल दिया गया था। राम मंदिर दान चोरी केस में अयोध्या पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान आरोपी अनुकल्प मिश्रा के पास से एक कार, सोने की चेन और सोने का एक पेंडेंट बरामद करने का दावा किया। इधर राम मंदिर में दान चोरी की खबरों के बीच लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर से घंटे चोरी होने का मामला सामने आया और चोरी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मंदिर के ही एक सेवादार पर लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस मंदिर के आसपास मौजूद कुछ दुकानदारों ने दावा किया कि उन्होंने सेवादार को रंगे हाथ पकड़ा, चोरी के घंटों को ले जाते हुए पकड़ा। दुकानदारों के मुताबिक लंबे वक्त से मंदिर में घंटों की चोरी हो रही थी। शक हुआ तो दुकानदारों ने निगरानी बढ़ा दी, आने जाने वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर मंदिर के सेवादार गोलू उर्फ गौरव एक भारी भरकम बैग लेकर मंदिर से जाते दिखाई दिए। उन्हें देखकर दुकानदारों को शक हुआ। उन्होंने सेवादार गोलू को रोका, बैग दिखाने को कहा। सेवादार ने अपना बैग दिखाने से साफ मना कर दिया। वो चुपचाप वहां से जाने की फिराक में थे, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें घेर लिया, रास्ता रोक लिया, बैग छीन लिया। मोनू बैग खोल, बहुत पैसा है भाई, बैग खोल, बैग खोल। पैसा है कुछ भी हो, बहुत भारी। बैग खोलो मोनू, पैसा नहीं है। नहीं सुनाई दे रहा मोनू? क्या है इसमें? कुछ नहीं है। हाँ तो बैग खोलना, बात खत्म। इसके बाद उनके बैग की तलाशी ली गई। बैग में एक या दो नहीं बल्कि कई घंटे मिले, पीतल के भारी भरकम घंटे। लोगों ने आरोप लगाया कि सेवादार चुपचाप उन घंटों को चुराकर वहां से ले जा रहे थे, जबकि सेवादार ने बताया वो उन घंटों को मंदिर में ही लेकर जा रहे थे। रास्ता पलटो पूरा, कुछ नहीं जा रहा हूँ ना मंदिर पे। अबे तुम 1 महीने से ले जा रहे हो घंटा, पागल हो क्या? एक महीने से देख रहे तुमको कंटिन्यू नोटिस कर रहे, पता है? 1 महीने से। अरे पागल हो क्या भाई? 1 महीने में कई घंटे चुराए गए, ऐसे आरोप यहां पर लगाए गए। आरोपी सेवादार गिरफ्तार किए गए और गुस्साए लोगों ने आरोपी सेवादार को फिर पकड़ लिया, पुलिस को वहां बुला लिया। इसके बाद पुलिस आरोपी सेवादार को गिरफ्तार करके वहां से ले गई और बैग में मिले घंटों को भी जब्त कर लिया। लोगों ने आरोप लगाया पहले भी मंदिर से कई बेशकीमती घंटे चोरी हो चुके हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने आशंका जताई उन चोरियों के पीछे भी सेवादार का हाथ हो सकता है। उधर गुजरात के पोरबंदर में नौसेना का एक ड्रोन हादसे का शिकार हो गया। गुजरात के पोरबंदर में धर्मपुर गांव के पास नौसेना का एक ड्रोन हादसे का शिकार हो गया। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन ने पोरबंदर के नौसैनिक अड्डे से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन हादसे का शिकार हो गया। शुरुआती जांच में खराब मौसम और तकनीकी खराबी की वजह से हादसा होने की आशंका जताई गई। मोबाइल फोन पर कॉल पहचानने वाले ट्रू कॉलर जैसे ऐप अब केंद्र सरकार की निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों पर निगरानी रखने वाली सरकारी एजेंसी TRAI ने तैयारी शुरू कर दी। TRAI के मुताबिक इन ऐप की वजह से बैंक और बाकी जरूरी सेवाओं से जुड़ी कॉल ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सेना के लिए हथियार बनाने वाले सरकारी संगठन DRDO ने 60 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान इसे सेना में पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका रॉकेट लॉन्चर से दागा गया। DRDO के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षण के दौरान रॉकेट ने अपने हर टारगेट पर सटीक हमला किया। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिना परमिशन लिए ट्रेन के फर्स्ट AC डिब्बे के केबिन को सजाने के मामले में रेलवे ने एक्शन ले लिया। ड्यूटी पर जो TT ही तैनात थे उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच शुरू कर दी गई मामले की। बिना परमिशन ट्रेन में घुसकर सजावट करने वाले पर भी केस दर्ज कर लिया गया। नंदीग्राम एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है, महाराष्ट्र के बल्हारशाह से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाती है। उसी ट्रेन में एक व्यक्ति और उनकी पत्नी के नाम से टिकट बुक थी। उन दोनों की शादी थोड़े दिन पहले हुई थी। उनके नाम पर बुक फर्स्ट AC के केबिन को किसी होटल के कमरे की तरह सजाया गया। गुब्बारे लगाए गए, फूल लगाए गए, मोमबत्तियां लगाई गईं, रंग बिरंगी लाइटें लगाई गईं, आर्टिफिशियल दिए लगाए गए, खूबसूरत पर्दे लगाए गए। केबिन को इस तरह सजाया गया जैसे शादियों में दूल्हे और दुल्हन का कमरा सजाया जाता है। केबिन के फर्श पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी गईं। पूरे केबिन में फूलों की लड़ियां लगाई गईं।
रेलवे ने बताया जिन लोगों के नाम पर यह केबिन बुक था, उन्होंने इसे सजाने के लिए एक सजावट वाले को बुक किया था। वो जालना रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट और बिना किसी इजाजत के ट्रेन में चढ़ा था और केबिन को दूल्हे दुल्हन के कमरे की तरह सजा दिया था। सजावट के बाद उसी ने केबिन का वीडियो भी बनाया था और सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसके बाद हंगामा हुआ, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। रेलवे ने मामले को गंभीरता से लिया। लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये कैसे नियमों में अलाउड है। रेलवे ने इसे नियमों के खिलाफ माना और कड़ा एक्शन ले लिया। एसी केबिन में बिना टिकट के, बिना परमिशन के कोई बाहर का व्यक्ति आकर एंट्री कर गया, यह बड़ी चूक मानी गई। ड्यूटी पर तैनात टीटीई गिरीश कुमार को फिर तुरंत सस्पेंड कर दिया, जांच शुरू कर दी। सजावट करने वाले पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 महीने पहले एक छात्रा की जो खुदकुशी हुई थी, उस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। छात्रा के परिवार ने घटना वाले दिन का सीसीटीवी वीडियो दिखाकर आरोप लगाए, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और जांच पर सवाल उठाया, नाराजगी जताई। खुदकुशी की घटना पिछले साल 1 नवंबर को हुई थी। जयपुर के नीरज मोदी स्कूल नाम के प्राइवेट स्कूल में बच्ची का नाम अमायरा मीणा था। 9 साल की बच्ची थी, 4th क्लास में पढ़ती थी। उसकी मौत पर घर वालों ने सवाल उठाए थे, मामला दर्ज कराया था। 8 महीने की जांच हुई तो एक रोज पहले उसके बाद जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन अमायरा के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दबाव में काम किया, स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ हल्की धाराएं लगाईं और आरोपियों को बचाने की कोशिश की। अमायरा के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं लगाए जाने की मांग की और उन्होंने घटना वाले दिन के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर यह मांग की कि क्लास के अंदर अमायरा के साथ बच्चों ने गलत व्यवहार किया था, उसे परेशान किया था, किसी बात को लेकर उसे चिढ़ाया था। चार्जशीट अभी भी अधूरी है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और पूरे घटनाक्रम से साफ होता है कि अमायरा क्लासरूम में विजिबल डिस्ट्रेस थी। वह बार बार क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जा रही थी, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। वीडियो में कुछ छात्र अमायरा को एक डिजिटल स्लेट पर कुछ चीजें लिखकर दिखाते नजर आए। क्लास के अंदर वो उसे लगातार तंग करते दिखे। अमायरा ने इसकी शिकायत उसी वक्त क्लास टीचर से की थी, उन्हें बताया था। परिवार ने दावा किया अमायरा ने 45 मिनट की क्लास के दौरान 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार क्लास टीचर से शिकायत की थी, अपनी समस्या बताई थी, परेशानी का जिक्र किया था। लेकिन आरोप है कि क्लास टीचर ने उसकी शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था और कोई एक्शन नहीं लिया था। अमायरा को परेशान करने वाले बच्चों को डांटने या समझाने के बजाय उल्टा अमायरा को ही डांट फटकार लगा दी थी। हमारी मांग सीधी है कि चार्जशीट की जो कमियां हैं उसको न्यायालय गंभीरता से विचार करे, अबेटमेंट की धारा जोड़ी जाए, इंदु दुबे और सौरभ मोदी पर जीजे सेक्शन 75 लगाया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अमायरा के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जांच के नाम पर 8 महीनों में उनका मानसिक उत्पीड़न किया। उनसे बार बार ऐसे सवाल पूछे गए जिससे यह साबित हो सके किसी तरह कि अमायरा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अमायरा की खुदकुशी के बाद परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें कई लोगों के नाम शामिल थे। नीरजा मोदी स्कूल के संचालक सौरभ मोदी का नाम था, प्रिंसिपल इंदु दुबे का नाम था, क्लास टीचर पुनीता शर्मा का नाम था, स्कूल के एक सफाई कर्मचारी का नाम था। लेकिन अमायरा का घरवालों का दावा है कि पुलिस सबको बचा रही है। इधर महादेव बेटिंग ऐप केस में सीबीआई ने 6 नई चार्जशीट दाखिल कर दी। ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव केस में सीबीआई ने 6 नई चार्जशीट दाखिल कर दी। ये चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों में दायर की गई। इसके अलावा सीबीआई ने केस के मास्टरमाइंड बताए जा रहे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ कोर्ट में और ठोस सबूत पेश किए। पंजाब के जलंधर में पुलिस ने फायरिंग के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उससे अवैध हथियार भी जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी ने गैंगस्टर लकी पटियाल के कहने पर 2 महीने पहले एक अस्पताल पर फायरिंग की थी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने एक हमला किया तो उसके जवाब में अमेरिका 20 हमले करेगा। यानी ईरान एक बम गिराएगा तो अमेरिका 20 बम फोड़ेगा, ईरान एक मिसाइल गिराएगा तो अमेरिका 20 मिसाइल फोड़ेगा और तब तक हमला करता रहेगा जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता। ट्रंप की इस धमकी से पहले अमेरिका की सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान में एयर स्ट्राइक की, मिसाइलों की बारिश की, कई इलाकों को दहला दिया। इनमें ज्यादातर वो इलाके थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है, ईरान के दक्षिणी छोर पर मौजूद हैं और अमेरिका ने दावा किया वहां दर्जनों ठिकानों पर बमबारी की गई। ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाकों की वजह से खलबली मच गई।
अमेरिका और ईरान ने पिछले महीने की 17 तारीख को एक समझौते पर दस्तखत किए थे। यह तय किया था कि लड़ाई खत्म करने के लिए बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और शांति का रास्ता निकालेंगे। तब सीज फायर को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस बात को 20 दिन भी नहीं हुए थे कि ट्रंप ने सीज फायर को खत्म करने की घोषणा कर दी। आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मूज गलियारे के पास तेल ढोने वाले 3 जहाजों पर हमले किए। इसी के विरोध में अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। पहले ही दिन ईरान के 80 सैन्य अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया था। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उसने पश्चिम एशिया के 3 देशों पर धावा बोला, उन देशों पर जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, जहां उसके सैनिक तैनात हैं। ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दागी, बहरीन पर मिसाइल दागी, कतर पर मिसाइल दागी। वहां अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया, क्योंकि ईरान का कहना है कि उसकी धरती पर जो हमले हुए वो इन तीनों देशों में मौजूद अमेरिका के एयरबेसों से ही किए गए। इस कार्रवाई के बाद ईरान ने चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा आंख दिखाई, उस पर हमले किए, तो पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के एक एयरबेस को तबाह कर दिया जाएगा, उन्हें मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। लेकिन ईरान की इस चेतावनी का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ। उसने लगातार दूसरे दिन अटैक किया। रात के अंधेरे में ईरान पर खतरनाक मिसाइलों की बौछार कर दी। अमेरिकी नेवी की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि दूसरे दिन के हमले में उसने ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया। उन ठिकानों पर जहां ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे, जहां मिसाइलों की खेप रखी गई थी, जहां ड्रोन की खेप रखी गई थी, गोला बारूद की खेप रखी गई थी। ये हमले ईरान के दक्षिणी हिस्से में किए गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके आसपास के इलाकों में किए गए। ईरान के बुशर प्रांत पर हमला हुआ, किश्म द्वीप पर हमला हुआ, बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला हुआ, चाबहार पोर्ट पर हमला हुआ। चाबहार पोर्ट पर तो भारत भी एक टर्मिनल बना रहा है। इन हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया अमेरिका की फौज ने ईरान को तगड़ी चोट दे दी। उसके एक हमले के जवाब में उस पर 20 हमले कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर ईरान को ललकारा, साफ किया कि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। धमकी दी कि ईरान के हर हमले के बाद उसके जवाब में अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से प्रहार करेगा। इस सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पड़ोसी देश तुर्की की यात्रा पर पहुंचे तो वहां अचानक उन्हें अपना विमान बदलना पड़ा, दूसरे विमान से यात्रा करनी पड़ी। बीते कुछ दिनों से ट्रंप उस विमान का इस्तेमाल कर रहे थे जो कतर ने उन्हें गिफ्ट किया था, तोहफे में दिया था। उस आलीशान विमान की कीमत हजारों करोड़ों में बताई गई। उसी विमान से वो तुर्की पहुंचे, लेकिन जब वहां से वो रवाना हुए तो दूसरे विमान का इस्तेमाल किया। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दी थी कि ट्रंप की सुरक्षा पर संकट आ सकता है, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और खुद ट्रंप ने भी इस बात को खारिज नहीं किया कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, कि वो ईरान के दुश्मन नंबर 1 हैं। हालांकि उन्होंने इस दावे से इनकार किया कि सुरक्षा के खतरे की वजह से उन्हें तुर्की में अपना विमान बदलना पड़ा। ट्रंप के मुताबिक इसका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो की बैठक हुई। इसमें शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप उस विमान से पहुंचे जो विमान पिछले साल कतर ने उन्हें तोहफे में दिया था। इस प्लेन को फ्लाइंग पैलेस, उड़ता हुआ महल भी कहा जाता है। 40 करोड़ डॉलर इसकी कीमत बताई गई। भारतीय रुपयों में करीब 3800 करोड़ रुपए की कीमत वाला है यह विमान। इसकी सवारी करने से पहले ट्रंप एयरफोर्स 1 प्लेन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो लंबे वक्त से अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते ही उन्होंने एयरफोर्स 1 को छोड़ दिया था और नए विमान से यात्रा करनी शुरू कर दी। कतर से जो विमान गिफ्ट में मिला था उसमें उड़ान भरनी शुरू कर दी। रिपोर्ट बताती है ट्रंप तुर्की में नए वाले विमान से ही लैंड हुए थे, लेकिन नेटो की बैठक के बाद जब वो अंकारा से जाने लगे तो उन्होंने पुराने वाले एयरफोर्स 1 प्लेन में उड़ान भरी। मतलब आए तो नए विमान में, गए पुराने विमान में। यह रिपोर्ट कहती है अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था, आशंका जताई थी कि अगर ट्रंप नए वाले विमान में रवाना हुए तो उन पर कोई खतरा आ सकता है, क्योंकि ट्रंप को अंकारा से उड़ान भरनी थी, वहां से जहां से ईरान के बॉर्डर की दूरी 1100 किलोमीटर के आसपास है। और ईरान के जखीरे में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी बर्बाद कर सकती हैं, उसके चिथड़े उड़ा सकती हैं। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ट्रंप की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती थी। रिपोर्ट कहती है इसीलिए तुर्की से उन्हें पुराने और भरोसेमंद विमान एयरफोर्स 1 में रवाना किया गया।
तुर्की से उड़ने के बाद वो ब्रिटेन में विमान उतरा, वहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मिल्डनहॉल एयरबेस पर लैंड हुआ। उसी एयरबेस पर वो विमान भी खड़ा था जिसे कतर ने ट्रंप को गिफ्ट किया था, यानी जिस विमान से वो तुर्की पहुंचे थे। हालांकि ट्रंप ने भले ही अंकारा से ब्रिटेन का रास्ता एयरफोर्स 1 में तय किया, लेकिन आगे की यात्रा के लिए वो एक बार फिर नए वाले प्लेन में ही रवाना हुए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने क्राइमिया में रूस के कई तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला कर दिया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के कई तेल टैंकरों पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक यह हमला रूस की सेना को सप्लाई होने वाले ईंधन को रोकने के लिए किया गया। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमले जारी रखने की चेतावनी दी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने साफ किया कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर लेबनान में बनाए गए सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेगी और उनकी ये कार्रवाई हिजबुल्लाह के खात्मे तक जारी रहेगी। ईरान युद्ध फिर से शुरू होने का खतरा तो खबरों में बना ही हुआ है। एक और खबर है इससे जुड़ी जिस पर लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा है, और ध्यान भी कैसे जाएगा, क्योंकि पब्लिक को तो इसका अंदाजा ही होता ही नहीं कि सड़कें भी इससे जुड़ी हुई हैं। जी, सौभाग्य की एक बात यह कि क्या ईरान युद्ध की वजह से हमारे यहां सड़कें नहीं बन रही, ईरान युद्ध की वजह से। और ये जो बारिश में सड़कें बहे जा रही हैं, गड्ढे हुए जा रहे हैं, क्या इनकी रिपेयर भी नहीं हो पाएगी? मतलब क्या आने वाले टाइम में हमें टूटी फूटी सड़कें झेलनी पड़ सकती हैं? अभी तो बारिश का मौसम है तो सड़कें बनाने का काम रुक जाता है, लेकिन क्या आपने नोट किया सड़कें बनाने का काम बारिश से पहले ही रुक सा गया था। गड्ढे वगैरह भी भरना, बाकी रिपेयरिंग भी धीमी पड़ गई थी। और सबसे बड़ी चिंता तो यह कि खड़ी हो गई कि बारिशों के बाद क्या हाल होगा। क्या सड़कें भी कच्चे तेल से बनती हैं? ये भी कच्चे तेल से ही बनती हैं, कच्चे तेल से बनती हैं। ये काला काला जो गाढ़ा सा लिक्विड होता है ना सड़क बनाने वाला, वो कच्चे तेल से ही निकालते हैं पब्लिक। हालांकि इसको तारकोल या कोलटार कहती है, लेकिन वो कोलटार या तारकोल नहीं होता। तारकोल तो कोयले से बनता है। सड़क जिससे बनाते हैं वो असल में बिचुमिन होता है, जो तारकोल जैसा ही दिखता है। कच्चा तेल जब रिफाइनरी में जाता है तो वहां उसे गर्म करके सबसे पहले हल्की चीजें निकाल ली जाती हैं। पेट्रोल निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं, केरोसिन निकाल लेते हैं, एलपीजी भी उसी से निकलता है। फिर जो सबसे भारी और चिपचिपा हिस्सा बचता है वही बिचुमिन बन जाता है। ये काला गाढ़ा और चिपकने वाला पदार्थ होता है। देखा होगा आपने, ताजा सड़क बनने पर जूतों में और टायरों में चिपक जाता है। सड़क बनाने में पत्थर, बजरी और मिट्टी को एक साथ जोड़ने का काम यही करता है। बिना बिचुमिन के सड़क मजबूत नहीं बन पाती। तो सड़क की मरम्मत भी इसी से करते हैं, गड्ढे भी इसी से भरते हैं। और यह है ही नहीं, मतलब भयंकर शॉर्टेज चल रही है इसकी। भारत में हर साल सड़कें बनाने और मरम्मत करने के लिए करीब 90 लाख टन बिचुमिन की जरूरत पड़ती है। भारत में जो रिफाइनरियां हैं वो करीब 54 लाख टन ही बिचुमिन बना पाती हैं। बाकी 36 लाख टन यानी 30-40% बिचुमिन विदेश से मंगाना पड़ता है। और यह हमारे यहां इराक से आता है, यूएई से आता है, ईरान से आता है, ओमान से आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर आएगा। फरवरी के आखिर में ईरान में युद्ध शुरू हुआ, तब से वो रास्ता बंद है। तो बड़ी दिक्कत तो कच्चे तेल की है, गैस की है। बिचुमिन का नंबर तो वैसे ही बाद में आएगा। फिर जंग होने के आसार बनने लगे हैं तो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ने शुरू हो गए। और पेट्रोल डीजल के दामों का तो सवाल है ही, बिचुमिन के दाम तो डबल हो चुके हैं। पहले बिचुमिन की कीमत थी 40,000 रुपए टन, युद्ध के बाद से हो गई है 80,000 रुपए टन, और भी बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। और जो कच्चा तेल आ रहा है उससे हमारी रिफाइनरियों से जो बिचुमिन निकल रहा है वो डबल रेट का हो गया। और बाहर से जो आ रहा था वो तो आना ही कम हो चुका है, यानी शॉर्टेज भी जबरदस्त चल रही है और जो है वो डबल रेट का मिल रहा है। सड़क बनाने के जो ठेके उठे हुए हैं, ठेकेदारों का कहना है कि वो पुराने रेट के हिसाब से उठे हुए हैं। डबल रेट पर बिचुमिन लेकर वो सड़क बना ही नहीं सकते, और बनाना भी चाहें तो सप्लाई ही उतनी नहीं है। खासकर छोटे ठेकेदार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के तहत गांवों की सड़कें बनाते हैं या गड्ढे भरते हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि उनके लिए तो काम जारी रखना ही मुश्किल हो गया है। राज्यों की जो सड़कें बनती हैं उनका भी यही हाल है। बड़े हाईवे जो बन रहे हैं वहां भी काम धीमा हो गया है, कई जगह काम रुक गया है। बड़े हाईवे बनवाने वाली अथॉरिटी NHAI भी बिचुमिन की सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी समस्या तो यह बनी हुई है। भारत ने वैसे बायो बिचुमिन बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। धान के भूसे से इसको बनाना शुरू किया गया है। जनवरी में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन साल का 90 लाख टन जो चाहिए उसमें तो अभी ये तड़के जितना ही बन रहा है।
आने वाले सालों में जरूर इससे शायद राहत मिल जाए, लेकिन अभी तो वही कच्चे तेल से निकलने वाला बिटुमेन ही चाहिए होगा। यानी ये जो युद्ध हुआ है इस साल, इसने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर ही संकट नहीं खड़ा किया है, सड़कों पर ही संकट खड़ा हो गया। गड्ढे तो वैसे ही हुए जा रहे हैं जैसे हर साल होते हैं, बारिश में सड़कें वैसे ही बह जा रही हैं जैसे बहती हैं। बिटुमेन का हाल ऐसा ही रहा तो अब ये गड्ढे जल्दी से भरने वाले भी नहीं है। 100 बात की एक बात। इधर पाकिस्तान का सामान ढोने वाला जो विमान लापता हुआ था उसका मलबा अरब सागर में मिला। अरब सागर में लापता हुए पाकिस्तान के बोइंग 737 कार्गो विमान का मलबा मिल गया। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक उस विमान में 5 क्रू मेंबर सवार थे। ये विमान मंगलवार की रात शारजाह से कराची जाते वक्त लापता हो गया था। एक रोज पहले हुई बड़ी गिरावट के बाद हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में रौनक रही। निवेशकों ने जमकर खरीदारी की और इसकी वजह से इंट्राडे में सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 238 अंक चढ़कर 76,741 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी तेजी दिखाई और 80 अंकों की बढ़त के साथ 23,962 पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद चागी नाम के शहर पर बड़ा हमला हो गया। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया। उसके सैकड़ों लड़ाके शहर में घुस आए। BLA की तरफ से दावा किया गया कि चागी पर अब उसका कंट्रोल है, उसका कब्जा है, उसकी मर्जी के बिना वहां कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। बलोच लिबरेशन आर्मी विद्रोही संगठन है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना उसका मकसद है, बलूचिस्तान को आजाद बनाना। इसी संगठन के लड़ाकों ने वहां के चागी शहर पर धावा बोल दिया। एक साथ सैकड़ों लड़ाकों ने हमला किया, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया, बैंकों पर कब्जा कर लिया, बाजारों में लूटपाट की, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, सरकारी रिकॉर्ड जला दिए, दहशत मचा दी। बलोच लड़ाकों ने शहर में नाकेबंदी कर दी, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। हथियार लेकर एक लड़ाका कार चला रहे एक व्यक्ति की जांच करता दिखाई दिया, उनके दस्तावेज चेक करता दिखाई दिया, उनसे पूछताछ करता दिखाई दिया। चागी पर बलोच लड़ाकों के हमले का पता चलते ही पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंच गए। उनका और बलोच लड़ाकों का आमना सामना हो गया, उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, उनके बीच जंग छिड़ गई। इधर दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित बिश्नोई हरियाणा के हिसार का रहने वाला है और उस पर एक कारोबारी के ऑफिस का वीडियो बनाकर उसे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर को भेजने का आरोप है। गुजरात के जूनागढ़ में समंदर तट पर एक कंटेनर के बहकर आने की खबर से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने समंदर के किनारे पहुंचकर जांच की, लेकिन वो कंटेनर पूरी तरह खाली पाया गया। राजस्थान के दौसा में एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी एक कार के साथ घिसटता चला गया। उस कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उस कार में सवार व्यक्ति ने पेट्रोल डलवाया और पैसे चुकाए बगैर वहां से भाग निकला, जिसके बाद उस कर्मचारी ने उस कार का पीछा किया और पीछा करते हुए कार के साथ घिसटता चला गया।